तो दोस्तों जैसा कि मैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य आप सभी को पता था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसको आचार्य चाणक्य जी ने, जो नंद वंश का राजा था घनानंद, अत्यंत ही क्रूर शासक था और हिंदुस्तान का पहला शूद्र शासक था इसका पिता, यानी कि महापद्मनंद, ठीक है। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से मरवा के आचार्य चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, मगध की गद्दी पे बिठाया था, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं कि जो यूनानी लोग थे, यानी आप सभी को पता था, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि घनानंद के टाइम पे ही सिकंदर का अटैक हुआ था भारत पे। लेकिन घनानंद की विशाल सेना देख के और राजा पुरु के पुरुषार्थ को देख के सिकंदर वहीं से वापस लौट गया था और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी वापस लौटते टाइम, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ था, जो उसका एक दूसरा सेनापति था, यानी कि थल सेनापति, जिसका नाम मैंने आपको बताया था सेल्यूकस निकेटर, वो नहीं माना और वो घूम फिर के उसने सोचा कि मैं एक बार भारत पे फिर से अटैक करूंगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं यूनान से भारत का एक तरीके से कह सकते वैचारिक मतभेद हो गया था या युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। तो आना जाना लगा रहता था, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि व्यापार वगैरह भी होता था। तो यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजा चाणक्य ने उसको घनानंद को मरवा के बनवाया था, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ये दोनों पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछी अवश्य जाती हैं कि चाणक्य या अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो चाणक्य की। और मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है, या इंडिका के रचयिता कौन है, तो वो मेगास्थनीज हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राष्ट्रीय शासक था। यह पहला शासक था जिसने किसी विदेशी शासक को हराया था। विदेशी, देखिए, घनानंद को मार दिया। घनानंद को मारने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, ठीक है। और इसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर मर गया था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर था, वो सिकंदर का सेनापति था। और जो सिकंदर की सेना थी वो सेल्यूकस निकेटर के ही अधीन थी, क्योंकि ये सेनापति था। इसने फिर से अटैक किया भारत के ऊपर, लेकिन उस समय भारत का किंग बन चुका था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर अटैक किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना के साथ में लड़ाई लड़ी और सेल्यूकस निकेटर को हराया और इतना मारा कि अंत में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी इसके साथ में कर दी थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। लेकिन चाणक्य जी जो थे वो इतने दूरदर्शी थे, या कह सकते राजनीति विशेषज्ञ थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान हमारे देश के राजा नहीं बनेगी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो हेलना से पुत्र हुआ था, अभी हालांकि मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो बड़ा पुत्र था, ठीक है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने उनकी दूसरी रानी, जो कि हिंदुस्तानी रानी थी, उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ था बिंदुसार। तो बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बनाया था, जबकि बिंदुसार छोटा था और हेलेना का जो पुत्र था वो बड़ा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तानी जो रानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो हिंदुस्तानी रानी थी आचार्य चाणक्य ने, उससे उत्पन्न जो संतान थी उसे ही मगध का शासक नियुक्त किया था और उसका नाम था बिंदुसार, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलेना। हेलेना जो थी इसकी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और सेल्यूकस निकेटर ये सीरिया का शासक था और जो सिकंदर था सिकंदर का सेनापति था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। मैंने आपको जो जैनिज्म जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से कर्नाटक के वो कौन सी जगह, हाँ, श्रृंगवेल गोला करके एक जगह है, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने संलेखना विधि द्वारा अपनी प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। और भद्रबाहु नामक जो जैन भिक्षु थे उनके नेतृत्व में इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपनी प्राण को त्याग दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल का नाम पुष्प गुप्त था, जिसे गुजरात क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। और दो अभिलेख, एक सौहगौरा का अभिलेख है जो गोरखपुर में रखा हुआ है, और एक महास्थान अभिलेख है जो बांग्लादेश में वर्तमान में स्थित है। इस दोनों अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, तो चले गए थे और बिंदुसार को राजा बना दिया था। बिंदुसार जो था अमित्रघात था, या शत्रु विनाशक भी इसको बोला जाता है, या इसको अमित्रघात और शत्रु विनाशक बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जैन धर्म के ग्रंथों में इसे सिंहसेन भी बोला गया, ध्यान रखिएगा, सिंहसेन। जैन धर्म के ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी बोला गया। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसे, जस्ट अ मिनट, भद्रसार बोला गया, ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथों में से सिंहसेन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में से भद्रसार बोला गया है, ठीक है। सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस नामक राजदूत भारत पे इसके दरबार में भेजा था, यानी कि बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और बिंदुसार
चूँकि राजा का लड़का था और यहाँ पे राजा भी बन चुका था, तो अपनी अय्याशी में आ गया था। तो इसने उस व्यक्ति से, यानी कि सीरिया के जो शासक थे, चूँकि ये सेल्यूकस निकेटर का कह सकते हैं एंटियोकस फर्स्ट जो था इसका ही लड़का था, क्या नाम इसका, सेल्यूकस निकेटर का या हेलेना का भाई था और बिंदुसार का मामा था, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो बिंदुसार के मामा को मामा ने अपना एक राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस, इसको बिंदुसार के दरबार में भेजा कुछ शिक्षा दीक्षा मतलब कि जानकारी के लिए। हालांकि जानकारी तो सिर्फ आना थी, उनका मुख्य मकसद वही रहा करता था कि चूँकि हेलेना जो थी वो विदेशी नारी थी और उसको यहाँ पे भारत के रहन सहन में या भारत की जो कह सकते हैं विचारों में या यहाँ की जो प्रथाओं में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ही इसने इस एंटियोकस फर्स्ट के समय डायमेकस आया था और सेल्यूकस निकेटर के समय में मैगस्थनीज आया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से सिक्योरिटी के पर्पज से आए थे कि यहाँ पे उनकी बहन को या उनकी पुत्री को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो डायरेक्ट जल्दी से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके, वहाँ पे रिपोर्ट कर सके, तो वहाँ से कोई मदद आ सके, ये मुख्य उद्देश्य था। हालांकि कहा तो ये मतलब किताबों में यही कहा गया कि ये सिर्फ एक दार्शनिक थे और राजदूत थे, राजदूत बन के आए थे, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बस उनकी बहन और उनकी सिस्टर की सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य रहा था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इससे सेल्यूकस बिंदुसार ने क्या डिमांड कर दी थी। तो इससे बिंदुसार ने सूखी अंजीर मांगी कि तुम्हारे यहाँ पे सूखी अंजीर होती है और उस सूखी अंजीर से एक मीठी मदिरा बनती, मदिरा यानी कि शराब, और एक दार्शनिक उससे मंगवाया। तो एंटियोकस फर्स्ट ने दार्शनिक को छोड़ के सब कुछ दे दिया, क्योंकि इसने ये बोला कि दार्शनिक जो होता है वो विद्या होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक पावर या विद्या, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, तो बोलते हैं विद्या को दिया नहीं जाता है और हम उसकी इज्जत करते हैं, बहुत ही मन्नतों के बाद में विद्या हमें मिलती है, इस वजह से हम दार्शनिक नहीं दे सकते हैं। बाकी हम आपको अंजीर दे देंगे, शराब दे देंगे और आप जो भी मांगेंगे वो हम सब कुछ दे देंगे, लेकिन दार्शनिक के लिए हम आप एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिस्र का शासक था एक टालमी, मिस्र का शासक टालमी सेकंड ने डायनोलिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस भेजा था और मिस्र का शासक था टालमी फर्स्ट, इसने डायनोलिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार आजीवक नामक संप्रदाय को मानने वाला था, आजीवक संप्रदाय को ये मानने वाला था और बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री वो आचार्य चाणक्य ही रहे थे और अशोक जो था ये बिंदुसार का पुत्र था। अब बात करते हैं कि अशोक बिंदुसार का पुत्र क्या था। हालांकि अशोक की भी जीवन में काफ़ी उथल पुथल रहे थे, लेकिन बिंदुसार ने एक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था सुसीम को युवराज घोषित कर दिया था, किंतु आचार्य चाणक्य को लग गया था, उस समय आचार्य चाणक्य जीवित थे और उन्होंने बोला कि सुसीम इस मगध साम्राज्य के अखंड भारत को एक नहीं रख पाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, हम किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाएंगे। और उस समय उनको अशोक मिला और उन्होंने अशोक को ही राजा बनाने की ठान ली और अशोक मतलब कह सकते हैं जब अशोक के बारे में पता किया गया तो कहीं ना कहीं बिंदुसार का ही पुत्र निकला और उसको ही चाणक्य जी ने राजा बनवा दिया, ठीक है। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में जगह है, ठीक है, और वहाँ देश का या दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसको बोलते तक्षशिला विश्वविद्यालय। वहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते थे और आचार्य चाणक्य जो थे उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही कह सकते थे प्रोफेसर थे या अध्यापक थे या गुरु थे, ठीक। और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में, तो तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हो गया था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम उसमें सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक ने वहाँ पे उस जो विद्रोह था उसको दबा दिया और वहाँ पे जो भी विद्रोही थे उन सबको दंडित किया या मार दिया या जो भी था जेल वेल में डलवा दिया था, ठीक है। तो कुल मिला के अशोक जो था तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सक्सेस रहा था और इसी वजह से अशोक के ऊपर बिंदुसार का कह सकते विश्वास बढ़ता चला गया, ठीक है। तो बिंदुसार की तो इतनी स्टोरी थी। बिंदुसार के बारे में बस इतना ही आता है कि बिंदुसार ने उससे क्या नाम की जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस, उससे क्या क्या मंगवाया था। तो एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक मंगवाया था, जिसमें उसने दार्शनिक को देने से मना कर दिया और बाकी सब कुछ उसने भेज दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं अशोक की। तो अशोक वॉज अ ग्रेट लीडर, कहा जाता है कि सम्राट अशोक महान। आज भी हमारे मतलब कि जो इतिहास के किताबें हैं उनमें अशोक के नाम के आगे ऑटोमेटिकली महान लिख दिया जाता है, अशोक महान, ठीक है। और रियल में भी अशोक एक महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य साम्राज्य में सिर्फ अशोक ही ऐसा शासक था जिसने अखंड हिंदुस्तान को अपनी पावर की दम पर, अपनी पकड़ से एक बनाए रखा, ठीक है। और इसको बुद्धिशाक्य, अशोक, देवनाम प्रिय और चंड अशोक आदि इन नामों से जाना जाता है, ठीक है, अशोक को, ठीक है। अब बात करते हैं गद्दी पर बैठने से पहले ये उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता। उज्जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और उस समय ये अवंती की राजधानी हुआ करता था। चूँकि मैंने आपको बताया था अवंती
उस समय अवंती की दो राजधानियाँ थी, एक माहिष्मती और एक उज्जैन, ठीक है। और लेकिन अवंती का जो किंग था चंद्रप्रद्योत उस समय बीमार पड़ गया और बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था जीवक उसको उस अवंती के राजा की कह सकते हैं कि सही करने के लिए उसको दवाई देने के लिए भेजा और वो सही हो गया, जिस वजह से अवंती ने मतलब कुल मिला के इसको मगध को समर्थन देने लगा था, ठीक है। और इस वजह से और अवंती का उस समय अवंती पे भी कह सकते हैं समय बदला और अवंती पे मगध साम्राज्य का कब्जा हो गया। उज्जैन का जो राज्यपाल था वो अशोक को बना दिया गया था, ठीक है। लेकिन बात करते हैं राज्याभिषेक अशोक का 259 BC में, हालांकि ये कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विद्रोह, मैंने आपको बताया था तक्षशिला में जिस समय विद्रोह हुआ उस समय पहले सुसीम को भेजा गया था, लेकिन सुसीम उस विद्रोह को दबाने में सक्सेस नहीं हुआ। और जब सुसीम उस विद्रोह को दबाने में सक्सेस नहीं हुआ तो बाद में अशोक को भेजा गया और अशोक ने वहाँ पे मारकाट मचा दी और अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद में जब अशोक राजा बन गया इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, सबको हरा दिया, एक तरह से पराजित करता गया, क्योंकि ये बचपन में ये अकेला रहा, मतलब कह सकते हैं जंगल में रहा और इसने गरीबी को और हर तरीके की स्थिति को बिल्कुल पास से देखा था। इस वजह से ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं सक्सेस रहा अपने एम्पायर को जमाने में, अपनी धाक जमाने में, अपना हाथ पैर इकट्ठा करने में। अंत में इसने एक कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में आता है, मतलब जो उड़ीसा है वर्तमान में, उसी को उस समय महाजनपद काल में कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग साम्राज्य में इसने लड़ाई लड़ी और कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी और कलिंग के जो राजा थे वो नंदराज जी थे और यहाँ की राजकुमारी थी कौरवकी। कौरवकी को ये भाई साहब दिल दे बैठे और बाद में उनसे मोहब्बत हो गई, बाद में उनसे शादी भी हुई कौरवकी से सम्राट अशोक की। लेकिन जो ये कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध में इतना भीषण रक्तपात हुआ था, इतना भीषण रक्तपात हुआ था, जिसके बाद में युद्ध खत्म जब हुआ उसके बाद में जब अशोक ग्राउंड पे गया तो वहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ मुर्दे और लाशें ही मिली थी और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, जिसको देख के इसको लगा कि यार ये सब हम जो राज्यपाठ जीत रहे हैं ये किसके लिए, ये मारकाट मचाने के बाद में हमको अंत में हासिल क्या हुआ ये दृश्य। तो वहाँ से इसका कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया और ये बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव थोड़ा बढ़ गया और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के समर्थक कौन थे? आचार्य चाणक्य और आचार्य राधा गुप्त। अब ये राधा गुप्त कौन थे? देखिए आचार्य चाणक्य के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। आचार्य चाणक्य ही एक शिष्य थे जिनका नाम था आचार्य राधा गुप्त और आचार्य चाणक्य के बाद में इनका जो आश्रम था उस पर उसको आचार्य राधा गुप्त ने ही कह सकते हैं हैंड ओवर कर लिया था, ठीक है, या उन्होंने ही इसकी जिम्मेदारी निभाई थी और जो अर्थशास्त्र वगैरह था जो अंत में बचा हुआ वो आचार्य राधा गुप्त ने ही पूर्ण किया था, ठीक है। शुरुआती नीति इसकी भैरी घोष नीति थी, बाद में इसने धम्म नीति अपना ली। धम्म नीति यानी बौद्ध धर्म की एक नीति होती है जिसमें किसी को कुछ कहना नहीं, किसी को मारना पीटना, किसी को सताया नहीं जाता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के कहने पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपगुप्त, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अशोक था उसको किस बौद्ध भिक्षु ने बोला था कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि इसने जो कलिंग का युद्ध देखा उसके बाद में इसका हृदय में मतलब कह सकते खलबली मचने लगी और ये शांति की खोज में इधर उधर भटकने लगा। तब उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने बोला कि आप बौद्ध धर्म अपनाइए और बुद्ध की शरण में जाइए, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, ठीक है। और 13वां शिलालेख था अशोक का जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है और इसने अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा था। यानी कि जिस समय ये गद्दी पे बैठा था, गद्दी पे बैठने के बाद में ये लड़ाई लड़ता चला गया और इसके गद्दी पे बैठने के जब 8 वर्ष हो गए थे पूर्ण, तो 8 साल बाद इसको लगा कि अब बस सिर्फ एक कलिंग ही राज्य ऐसा बसता है जिसको मैंने नहीं जीत पाया और बकाया मैंने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया है, तो क्यों ना कलिंग को भी निपटाते ही चलते हैं। तो उसके बाद यानी कि गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग पे अटैक करवाया था और कलिंग को जो मारा भाई, मतलब इतिहास बन गया कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अशोक ने झेलम के किनारे श्रीनगर शहर बसाया। ध्यान रखिए ये बहुत यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मेरे भी 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसा था। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आया था कि श्रीनगर को या कश्मीर को किसने बसाया, ठीक है। तो भाई ध्यान रखिएगा कश्मीर को अशोक ने बसाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और पता नहीं कब किस एग्जाम में पूछ लीजिए, हमारे तो 2 एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक शहर की स्थापना भी की थी। हालांकि ललित पाटन मेरे एग्जाम में नहीं आया, मेरे एग्जाम में सिर्फ कश्मीर आया था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, मैंने आपको बताया था। कौरवक्की से तीवर नामक पुत्र पैदा हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा अशोक कई उस समय राजा महाराजाओं की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी, तो जो कौरवकी नाम की इसकी पत्नी थी उसके तीवर नामक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो कोई कुणाल नामक इसका एक अन्य रानी से पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसको इसने राजा बनाया, ठीक है, अपना मतलब कह सकते उत्तराधिकारी बनाया या युवराज बनाया, ठीक है। और जो कौरवकी का पुत्र था तीवर, तो कौरवकी कह सकते हैं वो एक
भगवान की भक्ति में एक तरीके से कह सकते हो उधर लीन थी, तो वो तीवर को लेके किसी आश्रम में चली गई थी ऐसा करके, ठीक है। तो कह सकते मतलब कुल मिला के उसने राजपाट त्याग दिया था अपने पुत्र के साथ में। और बात करते हैं सांची का स्तूप जो था वो सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। सांची का स्तूप किससे संबंधित है, मैंने बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था आपको तब मैंने बताया था कि जो बौद्ध गौतम बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो स्तूप में रखी जाती हैं, तो वो अस्थियों का एक तरीके से कह सकते हैं स्टोरेज या फिर उनकी उपस्थिति का भान करवाता है अस्थियों का। तो स्तूप में अस्थियां रखी जाती हैं। तो सांची का जो बौद्ध स्तूप है जो वर्तमान में शायद 50 रुपये के सिक्के पे भी छपा हुआ है या जितने पे भी छपा है मुझे इतना याद नहीं, तो वो सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और सारनाथ का जो स्तंभ है वो भी सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिससे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ठीक है। और अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट मतलब कि नंबर होता है 84,000, तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और इसने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की और लुम्बिनी के लोगों को कर में छूट दे दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। तो इसने लुम्बिनी के लोगों को टैक्स फ्री कर दिया था कि जाओ तुम जियो अपनी ज़िंदगी, तुमको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और अशोक ने के समय पर ही कर की दर 1/6 थी, किंतु लुम्बिनी के लिए 1/8 कर दी गई। मतलब कि पहले जैसे कि किसी के पास 6 रुपये हैं तो 6 में 1 रुपया जो मगध का कह सकते हैं प्रशासन था उसको देना पड़ता था, और 5 रुपये प्रॉफिट के आपके पास रह जाते थे जनता के पास। लेकिन लुम्बिनी के लोगों के लिए इसने क्या कर दिया था, इतनी छूट कर दी थी कि अगर आपके पास 8 रुपये हैं तब आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि एक काफ़ी अच्छे अमाउंट की छूट इसने लुम्बिनी वासियों को दे दी थी। क्यों दे दी थी, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और गौतम बुद्ध जी का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था और उसने लुम्बिनी की यात्रा की। जैसे वर्तमान में ही हमारे प्रधानमंत्री हैं किसी देश में जाते तो वहाँ पे बोले आते हैं, कई लंबी चौड़ी फेंक आते हैं और एग्रीमेंट कराते हैं, या फिर भारत में ही कोई आता है अन्य देश का राष्ट्रपति तो वो यहाँ की कंपनियों के साथ में एग्रीमेंट कर लेता है। तो ऐसे कुछ इसने किया था, ठीक है। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी थी, और इन दोनों को इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए थी, ठीक है। धम्म महामात्र नामक जो एक अधिकारी था, एक पद इसने सृजित किया जिसका काम सिर्फ इतना था कि ये बौद्ध धर्म के धम्म का प्रचार करे। अब अशोक ने युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। धम्म की परिभाषा राहुलोबास सूक्त से ली गई, हालांकि आपके लिए नहीं पूछा जाएगा, ये आ सकता है। अशोक ने युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है और अशोक के बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ध्यान रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर कि अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं वो उनकी संख्या 14 है, और अशोक के जो बृहद स्तंभ लेख हैं, शिलालेख क्या होता है कि एक बड़ी सी शिला पे इसने कुछ लिखवा दिया वो शिलालेख हो गया। और स्तंभ लेख क्या होता है कि इसने खंभा गड़वाया होगा कोई, ठीक है, और खंभे पे लिखा है कि सम्राट अशोक ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। तो बृहद शिलालेख 14, स्तंभ लेख 7, ठीक है, याद हो जाएंगी ना। अशोक को भारत में शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है, और ये कला अशोक ने दारा प्रथम एक कोई राजा रहा करता था, उससे इन्होंने ये कला सीखी थी। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में ट्रिफेंथर नामक व्यक्ति ने खोजा था। और अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और सबसे पहले खोजा किसने था, सबसे पहले ट्रिफेंथलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अशोक का एक स्तंभ था सहवाजगढ़ी अभिलेख, मतलब स्तंभ नहीं ये शिलालेख था, ठीक है, और जो कि वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में उपस्थित है। एक मानसेहरा है जो कि हलारा पाकिस्तान में है। ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये खरोष्टी लिपि जो होती है दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब कि इस तरफ से जैसे हम लिखते हैं अपना नाम हमने लिखा ऐसा, पहले ना बनाया फिर आ बनाया फिर माँ बनाया, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वो इस तरफ से लिखी जाती है, जैसे कि अब हालांकि अब उस समय की कुछ अलग रही होगी तो नाम ऐसे इस तरह से, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो इसको मना पढ़ेंगे, लेकिन उनके हिसाब से ये नाम लिखा है, ठीक है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य शिलालेख और अभिलेख हैं। कालपी अभिलेख देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार अभिलेख जूनागढ़ है गुजरात में है, धौली अभिलेख पुरी उड़ीसा में है, जोगढ़ अभिलेख गंजाम उड़ीसा में, सोपारा थाने महाराष्ट्र में है, और मास्की रामचूर कर्नाटक में है, गुर्जरा अभिलेख दतिया मध्य प्रदेश में है, और ब्रह्मगिरी अभिलेख मैसूर कर्नाटक में है, भाब्रू अभिलेख बैराग राजस्थान में है,
अहरौरा अभिलेख यूपी के मिर्जापुर में है, सासाराम बिहार में है, नेट्टूर कर्नाटक में है, उद्देगोलम कर्नाटक में है। ठीक है, इतने तो इसके कह सकते हैं शिलालेख वगैरह या अभिलेख थे। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक नामक एक कह सकते हैं तुगलक वंश का एक बादशाह हुआ जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसने टोपरा, हरियाणा में एक जगह है टोपरा, तथा मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसके शिलालेख थे। उन दोनों शिलालेखों को दिल्ली मंगवा लिया था और दिल्ली के लाल किले में ये रखा है। अब बात करते हैं इसका एक और अभिलेख था, पहला शिलालेख। ठीक है, इस शिलालेख में इसने पशु बल की निंदा की और ये बोला था कि सारी प्रजा ही मेरी संतान है और जो पशु वगैरह जो भी आ जाते हैं वो भी हमारी संतान है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ सभी अपने मित्रों से, भाइयों से या जनता से कि वो लोग पशु बलि ना दिया करें। दूसरे अभिलेख में इसका जो दूसरा अभिलेख था उसमें पशु चिकित्सा के बारे में कुछ वर्णन है, लोक कल्याणकारी कार्य जो उसने किए होंगे उनके बारे में वर्णन है। इसी के साथ साथ दूसरे अभिलेख में चोल चेर पांड्य राज्य की भी चर्चा की गई है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे अभिलेख में चोर, पांड्य और चेर जो दक्षिण भारत के साम्राज्य थे उनकी चर्चा की गई है। तीसरा अभिलेख, इसमें युक्त रज्जुक प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति, मैंने आपको पीछे बताया था, उनकी नियुक्ति की चर्चा की गई है और उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं चौथा अभिलेख। चौथा जो अभिलेख था वो बहरी घोष का अभिलेख था। बहरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाने की चर्चा की गई। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। छठा अभिलेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आम जनता किसी भी समय अपने राजा से मिल सकती है, यानी ये छठे अभिलेख में इसके लिखा है। सातवां अभिलेख है कि सभी धर्मों का समान सहिष्णुता। आठवें अभिलेख में लिखा है धम्म यात्रा की चर्चा, बोधगया पर चर्चा, बोधगया यात्रा पर चर्चा। नौवां अभिलेख धम्म समारोह की चर्चा। 10वां अभिलेख हमेशा अधिकारी प्रजा के हित में सोचेंगे, ऐसा लिखा है। 11वें अभिलेख में लिखा है धम्म नीति की व्याख्या। 12वां अभिलेख है स्त्री महापात्र या सर्वधम्म। और 13वां जो अभिलेख था सर्वधर्म महापात्र। 13वां अभिलेख में इसके ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13वां अभिलेख ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस अभिलेख में है, तो 13वें अभिलेख में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14वां अभिलेख है 14वां शिलालेख है जिसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने पर बल दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना। मैंने आपको बताया था इसकी पहली जो कौरवकी से उत्पन्न संतान थी, तो कौरवकी ने उसको उस एम्परर का राजा बनाने से मना कर दिया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग, ध्यान रखिए, शुंग एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और उस समय के जो अधिकारी थे उसमें एक अधिकारी का नाम था, अधिकारी का पद था सीताध्यक्ष। इस सीताध्यक्ष का जो काम था वो था राजकीय भूमि का उत्तराधिकारी। जैसे वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो सरकारी भूमि का अधिकारी होता है। ठीक है, तो सीताध्यक्ष जो था वो सरकारी जमीन का अधिकारी हुआ करता था। और समाहर्ता राजस्व विभाग से संबंधित था, या कह सकते हैं इसको एसडीएम, ठीक है, या तहसीलदार कह सकते हैं। आणविक वन विभाग का अधिकारी था। शनिधात्रा राजकीय कोषाध्यक्ष यानी कि शनिधात्रा। ठीक है, और मौर्य काल में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष हुए, यानी कि 18 तीर्थ स्थल बने और 26 अध्यक्ष इनमें नियुक्त किए गए। अब राज्य बात करते हैं अशोक के साम्राज्य के। राज्य कहाँ तक था? उत्तरापथ की राजधानी इसने तक्षशिला घोषित कर रखी थी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोशली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और प्राचीन जो मध्य प्रदेश जहाँ पे इनकी कह सकते हैं गद्दी थी या फिर इनकी मुख्य सिटी थी, ठीक है, या सिंहासन जहाँ था वो था प्राचीन मध्य प्रदेश जो कि पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र में ये स्वयं रहा करता था सम्राट अशोक। अब बात करते हैं पप्प्याध्यक्ष। वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसे पप्प्याध्यक्ष बोलते थे। मापतौल का जो अध्यक्ष होता था उसे पौतवाध्यक्ष बोलते थे। पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष था उसे मुद्राध्यक्ष बोलते थे। धार्मिक कार्यों का अध्यक्ष देवताध्यक्ष। और चुंगी एवं शुल्क विभाग का जो अध्यक्ष था वो शुक्लाध्यक्ष बोला जाता था। कब बोला जाता था? सम्राट अशोक के शासनकाल में। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल यहाँ पे खत्म हो जाता है। मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, हल्का सा शासक था। ठीक है, शुंग मित्र ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था और इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध धर्म का, इसको जो पुष्यमित्र शुंग था ये भाई बहुत कट्टर व्यक्ति था और इसने बौद्ध भिक्षुओं को इतना मरवाया और दुनिया भर के जो भी स्तूप थे वो सारे इसने तोड़वा के खाक कर दिए थे। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि, वही पतंजलि जो वर्तमान में मतलब बाबा रामदेव जिनके नाम पे
सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और पतंजलि ही ने ही उसकी व्याकरण की रचना की थी। पतंजलि ने की थी कि नहीं, पतंजलि ने योग दर्शन की दीक्षा दी थी। योग दर्शन के गुरु माने जाते हैं पतंजलि, और बाकी व्याकरण की तो महर्षि पाणिनि ने की थी। ठीक है, सॉरी। बात करते हैं पतंजलि पुष्यमित्र संघ के राज पुरोहित थे, और इन्होंने योग का सिद्धांत दिया था, मैंने बोला आपको, तथा महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी। हाथी गुफा जो अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि कलिंग के शासक खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख था। बाद में जैसे कि अशोक ने जीत लिया था कलिंग को, लेकिन उसके बाद में फिर से कलिंग स्वतंत्र राज्य हो गया था। कलिंग ज़्यादा दिन तक किसी का गुलाम नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग जब मगध की गद्दी पे बैठा तो पुष्यमित्र शुंग ने भी कलिंग पे अटैक किया, लेकिन इसको सफलता हाथ नहीं लगी। और कलिंग का उस समय राजा हुआ करता था खारवेल। तो खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को उस युद्ध में हरा दिया। पुष्यमित्र शुंग के समय ही भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था, और पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था वो था अग्निमित्र, और इसके बाद में अग्निमित्र को ही राजा बनाना था। और जो कालिदास जी थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, और इसके जो पुत्र था यानी पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, तो अग्निमित्र के लगभग साथ ही साथ रहा करते थे कालिदास जी। तो अग्निमित्र जो था एक मालविका नाम की एक महिला थी या पुत्री लड़की थी, उससे भाई इसका टांका भिड़ जाता है, और कालिदास उसके ऊपर एक पूरी ग्रंथ लिख देते हैं, और उसका नाम उसको एक नाटक पूरा लिख देते हैं, और उसको नाम देते हैं मालविका अग्निमित्र, यानी मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। शुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उस राज्य को अपना लिया या उस राज्य को हड़प लिया, और स्वयं वहाँ का राजा बन गया था। शुंगमित्र का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। ठीक है, देवभूति की हत्या इसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी, और कर्ण वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, मौर्य के बाद में शुंग वंश, और शुंग के बाद में कर्ण। ठीक है, और देवभूति की जो हत्या थी वो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की जो हत्या थी वो इन्हीं के कह सकते हैं मंत्री, एक था वासुदेव, उसने कर दी, और अपने स्वयं के एक कर्ण वंश की स्थापना की। शुंग वंश को ब्राह्मण धर्म का पुरुत्थान का काल कहा जाता है, क्योंकि चूंकि ये स्वयं ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग भी, और उसके पुत्र ने भी ब्राह्मण धर्म का बहुत ही कह सकते हैं सम्मान किया, और बहुत ही ऊंचाइयों पे अलग ऊंचाइयों पे ले गए। और इसने बौद्ध धर्म उस समय कह सकते थे अपनी स्पीड पकड़ रहा था, और इसने जो मारकाट मचाई उसके बाद में बौद्ध धर्म की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो हो गई थी। ठीक है, गरुड़ स्तंभ जो अभिलेख है वो विदिशा वेशनगर में है। नासिक तथा कार्ले में का चैत्य और मनुस्मृति भारत की पहली कानून की पुस्तक थी, इसको इसी समय लिखी गई। ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग उस समय जब राजा था उस समय मनुस्मृति को लिखा गया था, और यक्ष यक्षणियों की मूर्तियां इसने बनवाई थी। इसके बाद में चूंकि देवभूति को मार के कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी किसने, अपना ये जो वासुदेव था, वासुदेव इनका मंत्री था, तो संस्थापक वासुदेव या वसुदेव, इसने देवभूति की हत्या कर दी थी तथा कर्ण वंश की स्थापना की। इसी वंश में कुल 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन इनका जो था यानी कि कर्ण वंश का अंतिम शासक था, और सुशर्मन की हत्या जो थी वो सिमुक ने कर दी थी, और सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। आप देख रहे हैं ना कि धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान के जो भी इम्पोर्टेंट वो थे वो सारे धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, और अब आ गया है सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश की नींव रख दी किसने, सिमुक ने। ध्यान रखिएगा, सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रख दी। संस्थापक देख लीजिए, सिमुक, राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान, और क्षेत्र आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चूँकि क्या होता है ना कि आप यदि आपके अंदर मतलब कह सकते हैं कि पावर है, एलिजिबिलिटी है, तो आप सबको एक करके रख सकते हैं। ठीक है, और जब तक मगध की गद्दी पर पावरफुल लोग बैठे रहे तब तक पूरे 16 महाजनपद मगध के छत्र छाया में रहते रहे। लेकिन जैसे ही मगध की गद्दी पे लुंजु पुंजु शासक आया, जैसे कि अब कर्ण वंश के बाद में कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन था, वो बिल्कुल ही ढीला ढाला था, तो उसको जैसे ही सामने वाले को मौका मिला तो उसको मार दिया और सत्ता परिवर्तन हो गया। ठीक है, और सातवाहन वंश की यहाँ पे स्थापना हुई। लेकिन बस ये है ना कि अब जैसे कि अब ये पूरा मगध था, सपोज पूरा ये मगध था पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे राजा बैठा है, अब हम यहाँ के निवासी, ये छोटा सा कोई स्टेट है मेरा, हम यहाँ से गए, हमने इसको धीरे से धोखे से मार दिया। उसके बाद यहाँ तो हम रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके रिश्तेदार वगैरह होंगे वो तो हमको मार देंगे, तो हम भाग आए दूसरे अपने ही साइड में वापस भाग आए, और यहाँ पे आके हम हमारा जो भी छोटा सा राज्य था उसकी हमने स्थापना की और उसके हम राजा बन गए। ठीक है, तो ये था सातवाहन वंश, इतना हुआ। तो सातवाहन में ये हुए और इन्होंने
सातवाहन वंश की स्थापना की सिमुक जी ने, ठीक है। और इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, इनका, और इनकी लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो भाषा थी वो पाली भाषा रहा करती थी, यहाँ से भाषा चेंज हुई और प्राकृत भाषा आ गई, ठीक है। और सातवाहन वंश की एक विशेषता रही है कि अभी तक के जितने भी राजवंश है वो पितृसत्तात्मक राजवंश थे, यानी कि उसमें माता की बिल्कुल ही सुनी नहीं जाती थी, किंतु सातवाहन वंश हिंदुस्तान का पहला वंश था जहाँ पे जो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। और प्रथम जो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो प्रथम सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसको भी मात्र सत्तात्मक सभ्यता माना गया था, या उसके प्रूफ मिलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये मात्र सत्तात्मक था, इसके क्या बात है, चूंकि इनके जो राजा थे वो अपनी माता जी के नाम पे जो मात्र सत्तात्मक शासन व्यवस्था थी उसके अनुसार ही अपने नाम वगैरह रखते थे। तो इनका जो प्रथम शासक था वो तो सतकीर्ति प्रथम, सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। ये बस मोटा मोटा है। इससे दक्षिणा पथपति की उपाधि भी धारण की। इसने गोल मुद्राएं चलाई और इसने पत्नी के नाम पर सिक्के जारी किए, सतकर्णी प्रथम ने। हाल एक राइटर थे और इन्होंने गाथा सप्तमी नामक पुस्तक लिखी, और इनकी पुस्तक की भाषा भी प्राकृत ही थी। हाल कौन थे? हाल सतकर्णी प्रथम के दरबारी एक कवि मान सकते हैं आप, तो वो थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। ये सतकर्णी इसी के कह सकते हैं सातवाहन वंश के ही शासक रहे हैं, ठीक है। जैसे एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, लेकिन ये सभी मात्र सत्तात्मक इनके यहाँ पे शासन व्यवस्था थी, तो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगा लेते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी तो इसका नाम था, लेकिन आगे गौतमी पुत्र एक तरीके से रिस्पेक्ट में लगाते थे, तो पूरा अभी वर्तमान में तो पूरा ही बोले जाने लगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। और यही एनसीईआरटी में आता है। इसने शक शासक नहपान को हराया, ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। इसने राजा राम वेंकट स्वामी और विंध्य नरेश की उपाधि धारण की। इसके बाद में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद में आता है वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। इसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, यानी वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। इसने शक शासक रुद्रदामन को हराया, ध्यान रखिएगा, शकों के एक शासक थे रुद्रदामन। इन्होंने भी जो गुजरात की जो झील थी, जूनागढ़ झील थी या जूनागढ़ अभिलेख था, उसमें इनकी चर्चा मिलती है रुद्रदामन की, ठीक है। रुद्रदामन एक शक शासक थे। इसने दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि धारण की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने उपाधि धारण की? दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि, दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। अब इसके बाद में आगे आते हैं, सॉरी, यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी कौन थे? ये भी सेम उनके ही पुत्र, मतलब आगे कह सकते हैं कि पौत्र थे। यह जल यात्रा का प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर जहाज के चिन्ह मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो यज्ञ श्री सतकर्णी था, इसको नाव पे यात्रा करना बहुत अच्छा लगता था, और इसने जो सिक्के चलवाए उन सिक्कों पे भी इसने एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी तरीके के सिक्के चलवाए जिनमें पानी भरा है, उस पर नाव पे कोई किंग बैठा है, उसके बगल में उसकी पत्नी बैठी है, ऐसे करके, ठीक है। सातवाहन वंश की विशेषताएं, ये क्योंकि पहला विशेषता थी कि ये मात्र सत्तात्मक शासन रहा था, ठीक है। 4 तरीके के इन्होंने सिक्के चलाए, तांबे के, कांसे के, प्रोटीन के और सिक्के के। कार्ले का चैत्य मूर्ति कला की अमरावती कला को संरक्षण दिया, ठीक है। यानी मूर्ति कला की जो अमरावती कला थी उसको संरक्षण सबसे ज़्यादा इन्होंने ही दिया था, क्या नाम, सातवाहन वंश के लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं मूर्ति कला कितने प्रकार की होती है। तो मूर्ति कला 3 प्रकार की होती है। एक होती है मथुरा कला, दूसरी गांधार कला, तीसरी अमरावती कला। अब बात करते हैं मथुरा कला क्या होती है। मथुरा कला कुषाण शासकों ने बनवाई, मतलब डेवलप की थी। गांधार कला शक शासक, कुषाण शासक आदि लोगों ने डेवलप की थी, और अमरावती कला सातवाहन शासकों ने डेवलप की थी। मथुरा कला में क्या होता है? मथुरा कला में होता है कि, एक मिनट, मथुरा कला में होता है कि जो मंदिर बना होता है वो लाल पत्थर से बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंदिर जो होता है लाल पत्थर का होता है। गांधार कला में जो मंदिर होता है काले रंग का होता है या नीले रंग का होता है। और इसी के साथ जो अमरावती कला थी, इसमें हर बिल्डिंग पे सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल में सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये अमरावती कला से बनाया गया है, ठीक है। और मथुरा कला में ही बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनाई गई। और मूर्ति कला या सॉरी गांधार कला में भारतीय कला प्लस यूनानी कला का मिश्रण, भारतीय कला प्लस यूनानी कला का जो मिश्रण है उसको गंधार कला बोला गया, ठीक है। गंधार क्योंकि वर्तमान में अफगानिस्तान में है, और उधर से यूनानी आते थे, इधर से इंडियन आते थे, दोनों मिक्स हो जाते थे, तो कह सकते हैं कि गांधार कला जो है यूनान और भारत की मिक्स कला है, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणों के बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। यहाँ से हमारे देश पे आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी इंडो ग्रीक आक्रमण करते हैं, कभी अबरा झबरा
आ जाते हैं, कभी फिर आएगा महमूद गजनवी, फिर आएगा मोहम्मद गोरी, उसके बाद में धीरे 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 मुग़ल आने लगेंगे, ब्रिटिशर्स आने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो विदेशी आक्रमणों के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आपसे, विदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय बाय।